हेलो दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डिम्पल सुमन। आज का मेरा सब्जेक्ट है ओबीसी। टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हम पढ़ेंगे ओवेरियन साइकिल। कल तक की क्लास में हमारा कंप्लीट हो चुका है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का यूट्रस साइकिल, यूट्राइन साइकिल। तो कल तक हमारा क्या कंप्लीट हुआ था? यूट्राइन साइकिल। आप लोगों ने पढ़ा यूट्राइन साइकिल के बारे में अच्छे से। पहले वाली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था कि यूट्राइन साइकिल में क्या होता है कि एवरी मंथ यूट्रस में होने वाले चेंजेस को हम क्या कहते हैं? यूट्राइन साइकिल कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यूट्रस के अंदर एवरी मंथ कौन से चेंज होते हैं। तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, उसकी लेयर की 3 लेयर्स होती हैं एंडोमेट्रियम की। कौन कौन सी? बेसल, कॉम्पैक्टम, स्पंजी, कॉम्पैक्टम। तो ये 3 लेयर्स होती हैं जो एवरी मंथ क्या होती है? बेसल लेयर एक ऐसी लेयर का नाम दिया गया है कि जो रीजनरेशन और जिसका डीजनरेशन होता है, मींस वो हर मंथ नहीं बनती भी है, हर मंथ वो नहीं मतलब टूट भी जाती है और बनती भी है और शेडिंग ऑफ भी होती है, उसकी गेटिंग ऑफ भी होती है। मींस नहीं बनना और टूटना ये हर मंथ होता रहता है। इसी को हम यूट्राइन साइकिल का नाम देते हैं। और ये बेसल लेयर ही है जो किसमें चेंज होती है? स्पंजी के अंदर। स्पंजी से वो कॉम्पैक्टम के अंदर चेंज होती है। इसीलिए हम बेसल लेयर का ही नाम लिया जाता है कि बेसल लेयर ही एक ऐसी लेयर है जो रीजनरेशन और डीजनरेशन होता है, ना कि हम कहते हैं कॉम्पैक्ट लेयर या स्पंजी लेयर। इतना आप लोगों ने समझा। मैंने आपको बताया था ये जो साइकिल है ये क्या 28 से 35 दिन का होता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसकी जो थिकनेस होती है यूट्रस की मेम्ब्रेन की बेसल की 10 mm तक होती है। और ये 10 mm की जो थिकनेस होती है ये 18 दिन तक के अंदर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हार्मोन्स के कारण ये मेंटेन रहता है। मेंटेन मींस इसकी थिकनेस को मेंटेन करके रहता है जब तक कि मेंस्ट्रुएशन वापस से स्टार्टिंग नहीं होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए कुछ हार्मोन्स हैं जो इसकी हेल्प करते रहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम ओवेरियन साइकिल के अंदर पढ़ेंगे क्या हार्मोन्स है, किस तरह फॉलिकल्स आता है, किस तरह से ओवुलेशन होता है और उस ओवुलेशन से किस तरह से आप उस ओवुलेशन से कैसे फर्टिलाइज हो सकता है ओवम। बट अपने सिर्फ पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल कि एवरी मंथ जो साइकिल चेंजेस आते हैं ओवेरी के अंदर वो किस तरह से आते हैं। तो देखिए यूट्रस इस तरह से और यूट्रस फ्लोपियन ट्यूब इधर ओवेरी। तो हम इस ओवेरी के सिस्टम फंक्शंस को हम आज पढ़ेंगे जिसमें ओवेरियन साइकिल हम बोलते हैं। तो इस पार्ट को थोड़ा अलग बना के अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ओवेरी आप इसे राउंड शेप में हम लेके दिखाते हैं एक और उसी पार्ट को। ओवेरी के अंदर क्या होता है कि फीमेल के अंदर ओवेरी में एवरी मंथ 5 से 30 फॉलिकल्स आगे की तरफ आते हैं। मीन सबसे पहले आप समझिए कि फॉलिकल्स क्या है, कैसे हैं, बनते हैं जब बच्ची या फीमेल बेबी मदर के बोन के अंदर या यूट्रस के अंदर ही होता है। अभी वो 20 वीक का ही हुआ होता है बेबी, फीमेल बेबी। तो उसके अंदर जो फॉलिकल्स है उनकी काउंट कितनी होती है? 50 से 70 लाख। 50 से 70 लाख यानी कि 50 to 70 लाख फॉलिकल्स की संख्या होती है। उसके बाद जैसे ही बेबी फीमेल बेबी का बर्थ होता है तो वो फॉलिकल्स की संख्या डिक्रीज हो जाती है या कम हो जाती है। वो कितनी हो जाती है? 20 लाख। 20 लाख बर्थ के साथ कम होती रहती है। धीरे धीरे फॉलिकल्स की संख्या कम होती जाती है। एट प्यूबर्टी मीन्स 13 ईयर की फीमेल या अपन उसको बोलते हैं कि मेनार्की, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है या प्यूबर्टी आती है उसके अंदर, मीन्स उसकी ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना, फीमेल वाले साइन सिम्टम्स शो होना, उससे क्या होता है उस टाइम जो फॉलिकल्स की संख्या होती है वो कितनी रह जाती है?
4 लाख, यानी कि 4 लाख रह जाती है उस टाइम जब उसे फर्स्ट मैस्टुरेशन साइकिल आता है। उसे हम मेनार्की भी कहते हैं और प्यूबर्टी भी तभी स्टार्ट होती है। देन 20 ईयर, जब उस फीमेल की एज 20 साल की हो जाती है तो जो फॉलिकल्स की संख्या है वो कम होकर के 2 लाख तक रह जाती है। तो इसी तरह फॉलिकल्स की संख्या कम होती जाती है। नेक्स्ट है 35 ईयर, जब फीमेल 35 ईयर की होती है तो वो 2 लाख से 1 लाख पर फॉलिकल्स की संख्या आ जाती है। देन आता है 40 ईयर, 40 ईयर पर फॉलिकल्स की संख्या 20,000 यानी कि 20,000 तक रह जाती है। 60 ईयर, जब फीमेल 60 ईयर की होती है तो कोई गिना चुना फॉलिकल्स ही रह पाता है। जैसे कि आप लोगों ने कभी सुना होगा 70 ईयर की लेडीज है वो क्या हुई, प्रेग्नेंट हुई, लेकिन वो प्रेग्नेंट हर एक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है 70 ईयर या 80 ईयर या 60 ईयर के बाद। बट कोई फीमेल यानी कि 100 में से कोई 1000 में से 100 नहीं 1000 लाखों में से कोई एक फीमेल ऐसी होती है जिसमें कोई एक आधा फॉलिकल 60 ईयर के बाद भी रह जाता है और वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है। तो आप देखिए कि इसका फंक्शन ओवेरी का किस तरह से चलता है। जैसे कि मैंने बताया कि फीमेल में क्या आई, प्यूबर्टी आई। प्यूबर्टी आई तो उस टाइम उसके अंदर जो फॉलिकल्स की संख्या थी वो 4 लाख थी। ये फॉलिकल्स है, संख्या इसकी कितनी रही, 4 लाख तक फॉलिकल्स की संख्या रही। फॉलिकल्स है यहाँ पे जो पड़े हैं, देखिए हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड से क्या होता है कि एक GnRH हार्मोन आता है। GnRH मींस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो क्या है, GnRH को रिलीज करता है। GnRH मींस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर पोर्शन पर जाता है, GnRH। तो जब एंटीरियर पोर्शन पे आता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर सेल्स पाई जाती है अलग अलग तरह की, जैसे ट्रोपोसिन, गोनाडोट्रोपिन, इस तरह की अलग अलग सेल्स पाई जाती हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। जब ये सेल्स यहाँ पे GnRH आता है यानी कि हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे आता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी में गोनाडोट्रोपिन सेल्स जो होती हैं वो गोनाडोट्रोपिन सेल्स, देखिए गोनाडोट्रोपिन सेल्स। तो ये जो गोनाडोट्रोपिन सेल्स होती हैं ये 2 हार्मोन्स सिक्रीट करती है। कौन कौन से, FSH एंड LH। FSH एंड LH। FSH का मीन्स है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH का क्या मीन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का मीन्स है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो देखिए जब मैंने बताया हाइपोथैलेमस मीन्स जब फीमेल क्या है, प्यूबर्टी आ गई है, उसके अंदर हाइपोथैलेमस के पास एक बॉडी की तरफ से एक संदेश जाता है या मैसेज जाता है कि फीमेल क्या है, फीमेल में प्यूबर्टी आ गई है, इसके ब्रेस्ट एंगोर्ज हो गई है, इसकी एज इतनी हो गई है, तो ऑटोमेटिकली हाइपोथैलेमस के पास एक मैसेज जाएगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, अपने वहां से GnRH को रिलीज करेगा। GnRH मीन्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। वहां पे क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन सेल्स होती हैं। जो वो गोनाडोट्रोपिन सेल्स होती हैं वो मैंने बताया कौन से हार्मोन्स, 2 हार्मोन सिक्रीट करती हैं, FSH एंड LH। ठीक है, तो FSH हार्मोन क्या करती है, जब सिक्रीट करती है तो ये FSH जो फॉलिकल्स पड़े थे 4 लाख उनके पास आता है, उन्हें स्टिमुलेट करता है। जब उन्हें स्टिमुलेट करता है तो ये फॉलिकल्स 5 से 30 फॉलिकल आगे की तरफ आते हैं। 5 से 30 फॉलिकल जब आगे की तरफ आते हैं
तो इसके अंदर एस्ट्रोजन की अमाउंट आनी स्टार्ट होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ना शुरू होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्यों इसके अंदर बढ़ता है? क्योंकि ये फॉलिकल्स को मैच्योर करता है, उनको डेवलप करता है फॉलिकल्स का। तो जैसे ये आगे की तरफ आते हैं, इसके अंदर से कोई 2 या 3 फॉलिकल्स का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, जिसके अंदर FSH एंड एस्ट्रोजन की अमाउंट बहुत ही ज्यादा हो जाती है। क्या होती है? एस्ट्रोजन में FSH की या एस्ट्रोजन दोनों की अमाउंट क्या है? धीरे धीरे ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से उसका नेक्स्ट डे क्या होता है कि फॉलिकल्स, इसमें से 2 फॉलिकल्स ऐसे रह जाते हैं जो मैच्योर होते हैं, उनके अंदर एस्ट्रोजन की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है। जब एस्ट्रोजन की अमाउंट ज्यादा होती है, मोर एस्ट्रोजन, यहाँ पे क्या होता है? मोर एस्ट्रोजन, यानी कि एस्ट्रोजन की अमाउंट क्या हुई? ज्यादा हुई। तो एस्ट्रोजन क्या करता है? FSH को नेगेटिव फीडबैक देता है। FSH को नेगेटिव फीडबैक देता है। तो एस्ट्रोजन की अमाउंट जब इसके अंदर बहुत ज्यादा हो गई तो उसने क्या किया? FSH को नेगेटिव फीडबैक दिया। नेगेटिव फीडबैक का मीन्स है कि उसने FSH को बताया कि एस्ट्रोजन ज्यादा हो गया है तो FSH क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो आगे जाकर के क्या होता है कि ये फॉलिकल्स आगे आते हैं, तो इसके अंदर एस्ट्रोजन की अमाउंट ज्यादा थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब इसने FSH को बंद कर दिया तो गोनाडोट्रोपिन सेल के पास कौन सा हार्मोन था? LH, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो FSH के अंदर बंद होने के बाद एस्ट्रोजन प्लस LH हार्मोन आया, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पे आया। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पे आया तो उसने क्या किया? इसका साइज और बड़ा किया। जैसे ही इसका साइज बड़ा हुआ और इससे ग्राफियन फॉलिकल्स बना, यानी कि LH की अमाउंट ज्यादा हुई। LH वो हार्मोन होता है जो ओवुलेशन कराने में हेल्प करता है। मींस अगर किसी फीमेल के अंदर LH हार्मोन नहीं बन रहा है तो उस फीमेल के अंदर ओवम भी बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि यही एक हार्मोन है जो ओवुलेशन करवाता है। तो देखिए क्या हुआ, जब LH हार्मोन आया, LH हार्मोन ने इसको और डेवलप किया। जब डेवलप किया तो डेवलप करने के बाद इस स्ट्रक्चर को एक नाम दे दिया गया, ग्राफियन फॉलिकल। क्या नाम दिया गया इसको? ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल, इसके स्ट्रक्चर को नाम दे दिया गया ग्राफियन फॉलिकल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो LH था वो बहुत ही ज्यादा था। कब होता है ये? लगभग 12 से 14वें दिन तक ये बहुत ज्यादा हो जाता है LH। डेज अपन बाद में काउंट करते हैं, पहले प्रोसेस को समझिए। ग्राफियन फॉलिकल ने क्या किया? इसको और ज्यादा बड़ा किया। जब ये बड़ा हुआ तो एक ग्राफियन फॉलिकल बना। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बना तो वो एकदम मैच्योर बना, जिससे कारण क्या हुआ? यहाँ पे ओवुलेशन हुआ। वो ओवुलेशन किसने करवाया? LH हार्मोन ने। इस तरह से जो ये ओवम था, या इसे हम कहेंगे यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल बना था, इसको हम 2 डिग्री फॉलिकल भी बोलते हैं। 2 डिग्री फॉलिकल, यानी कि ये फॉलिकल्स थे, लेकिन एक जब फॉलिकल बड़ा हुआ हमने उसे क्या बोला? 2 डिग्री फॉलिकल बोला। जब ये 2 डिग्री फॉलिकल बना, इसे हम ग्राफियन फॉलिकल का नाम दिया। जब ये ग्राफियन फॉलिकल बना तो क्या हुआ कि यहाँ से ओवुलेशन हुआ। जब LH ज्यादा हुआ तो क्या करवाया उसने? ओवुलेशन। ओवुलेशन का मीन्स है कि जो 2 डिग्री फॉलिकल था वो यहाँ से रिलीज हो गया और फ्लोपियन ट्यूब के अंदर वो चला गया। ये ओवम था या 2 डिग्री oocyte या फॉलिकल बोलते हो, 2 डिग्री फॉलिकल, oocyte, ठीक है, ओवम। तो ये ओवम क्या हुआ? फॉलिकल ट्यूब के अंदर गया। ठीक है, इस तरह से फॉलिकल ट्यूब के अंदर गया। और जो पीछे ये कवच बच गया था, इस कवच को नाम दिया गया कार्पस ल्यूटियम। ये रिमेनिंग जो कवच बचा था इसको नाम दिया गया कार्पस ल्यूटियम। ये येलो कलर का होता है, तो इसका नाम क्या दिया गया? रिमेनिंग जो पार्ट बचा था उसे हमने बोला
कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम, इसमें से क्या होता है, 4 हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। वो 4 हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे। 4 हॉर्मोन्स जो कार्पस ल्यूटियम होता है उससे 4 हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो वो 4 हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, फर्स्ट वन है प्रोजेस्टेरोन, नेक्स्ट वन है इनहिबिन, नेक्स्ट वन है रिलैक्सिन, नेक्स्ट वन है एस्ट्रोजन। तो ये 4 हॉर्मोन्स इसमें से रिलीज हुए। ये जो हॉर्मोन्स है ये हेल्प करते हैं कि जो उस तरफ यूट्रस के अंदर जो मैंने बताई थी ना, उसकी थिकनेस बढ़ चुकी है, उसको मेंटेन करने के अंदर। जब कार्पस ल्यूटियम का साइज धीरे धीरे क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, यूं करके डिक्रीज होता रहा और कार्पस ल्यूटियम में से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या था, ज्यादा आने लगा। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा आने लगता है तो प्रोजेस्टेरोन ने क्या किया, जैसे यहाँ पे एस्ट्रोजन ज्यादा हुआ था तो एस्ट्रोजन ने क्या किया था, एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक दी थी और एलएच हार्मोन आया था। उसी तरह जब कार्पस ल्यूटियम में से प्रोजेस्टेरोन ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगा तो कार्पस ल्यूटियम का जो इनहिबिन हार्मोन था, इनहिबिन हार्मोन, इसने क्या किया, एलएच को नेगेटिव फीडबैक दी, एलएच को नेगेटिव फीडबैक दी, यानी कि एलएच का आना बंद कर दिया। जब एलएच पिट्यूटरी ग्लैंड से आना बंद हुआ तो यहाँ से क्या था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जाता रहा। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गया तो इनहिबिन ने एक काम और साथ में किया कि जब एलएच बंद हुआ तो गोनाडोट्रोपिन सेल्स को लगा कि अब मेरे को एफएसएच हार्मोन है वो रिलीज करना चाहिए। बट इस एफएसएच को भी रोकना था, तब किसने रोका, इनहिबिन ने इसको भी रोक दिया और रिलैक्सिन ने इसे रिलैक्स कर दिया कि अभी एफएसएच हार्मोन भी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी कार्पस ल्यूटियम में क्या आ रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आ रहा है जो अभी यूट्रस की मेंटेनिटी को बनाए हुआ है। देन ये कार्पस ल्यूटियम और छोटा हुआ जिसे हमने कार्पस एल्बिकन्स का नाम दिया, कार्पस एल्बिकन्स, कार्पस एल्बिकन्स का नाम दिया। इसमें से धीरे धीरे क्या हुआ, ये नष्ट होना स्टार्ट कर दिया, इसने बिल्कुल छोटा सा रह गया। जब इसमें से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो गया और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने क्या किया कि जाकर के गोनाडोट्रोपिन को बोला मीन्स क्या है कि प्रोजेस्टेरोन जैसे कम हुआ तो क्या हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड को वापस से मैसेज मिला कि प्रोजेस्टेरोन के साथ जब ये कम हुआ था, मान लो साइज कम हो रहा है तो सब हार्मोन्स क्या होंगे, धीरे धीरे कम होते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन कम हुआ तो इनहिबिन भी क्या हुआ, कम हुआ। जब इनहिबिन भी कम हुआ तो यहाँ से एफएसएच हार्मोन आना स्टार्ट हुआ। जैसे ही एफएसएच हार्मोन आना स्टार्ट हुआ, इधर कार्पस एल्बिकन्स था वो बिल्कुल नष्ट हो गया और एफएसएच हार्मोन ने आकर के जो पड़े हुए फॉलिकल्स थे उनको फिर स्टिमुलेटिंग किया। फिर आगे की तरह प्रोसेस चली, 4 से 5 हार्मोन आगे आए। उन हार्मोन को डेवलप या मैच्योर करने के लिए एस्ट्रोजन आया। एस्ट्रोजन के कारण क्या हुआ, जब ज्यादा एस्ट्रोजन हुआ उसने एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक दी। नेगेटिव फीडबैक के बाद क्या हुआ कि एफएसएच तो बंद हो गया, लेकिन गोनाडोट्रोपिन के पास 2 हार्मोन थे। जब एक बंद हुआ तो उसने दूसरे को बेचा, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेन रोल रहता है ओवुलेशन करवाने के अंदर, मींस 2 डिग्री फॉलिकल्स को रिलीज करवाने में। जब वो एलएच ज्यादा आया तो इसको हमने नाम दिया 2 डिग्री फॉलिकल, क्योंकि ये फॉलिकल्स थे, इसका साइज बड़ा होने के कारण हमने इसको 2 डिग्री फॉलिकल्स का नाम दिया। जैसे ही ये यहाँ पे एलएच का अमाउंट ज्यादा हुआ तो यहाँ से ओवुलेशन हुआ। ओवुलेशन का मीन्स है कि यहाँ से ओवम रिलीज हो गया है। ये 2 डिग्री फॉलिकल या oocyte भी बोलते हैं, वो यहाँ से रिलीज हुआ। जैसे ही यहाँ से रिलीज हुआ तो ये पीछे एक कवच बच गया, जिस कवच को नाम दिया गया कार्पस ल्यूटियम। और हाँ, इसको ग्राफिन फॉलिकल भी बोलते हैं क्योंकि ये फुल बड़ा साइज रहता है। उसके बाद जब यहाँ कवच बचा उसको क्या नाम दिया हमने, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम में से 4 हार्मोन्स निकलते हैं, मैंने बताया प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन, रिलैक्सिन और एस्ट्रोजन। इनमें से चारों हार्मोन्स के अपने अपना वर्क रहता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यूट्रस की जो लेयर्स की थिकनेस, बेसल लेयर की थिकनेस
10 mm की हो चुकी थी उसको मेंटेन करके रखता है इनहिबिन क्या करता है कि जैसे ही LH बंद हुआ था तो पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे मैसेज मिलता है LH बंद हो गया है तो वो FS भेजना शुरू कर देती है। लेकिन अभी फॉलिकल्स की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले वाला ही अभी पूरा प्रोसेस खत्म नहीं हुई है। तो FSH को रोकने के लिए इनहिबिन वर्क करता है और FSH को रोक के रखता है। जैसे ही FSH को रोक के रखता है तो प्रोजेस्टेरोन क्या है उसकी मेंटेनिटी बनाए रखता है। धीरे धीरे क्या होता है कार्पस ल्यूटियम का साइज कम होना स्टार्ट होता है लेकिन प्रोजेस्टेरोन उतनी ही अमाउंट में रहता है। उसके बाद इसका साइज फिर और कम होता है जब इसे हम कार्पस एल्बिकन्स का नाम देते हैं। उस टाइम इसमें प्रोजेस्टेरोन इनहिबिन रिलैक्सिन एस्ट्रोजन हार्मोन स्लो डिक्रीज होते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये डिक्रीज होते हैं एस्ट्रोजन भी मेंटेनिटी बना के रखता है उसी बेसल लेयर की। तो उस टाइम इनहिबिन की मात्रा जब कम हुई तो गोनाडोट्रोपिन सेल्स को वापस से मैसेज मिला कि इनहिबिन क्या हो रहा है कम हो रहा है, मींस प्रोजेस्टेरोन भी कम हो रहा है। तो वो FSH को भेजना स्टार्ट करता है। उधर से कार्पस एल्बिकन्स खत्म हो जाता है और FSH वापस आकर के यहाँ से फॉलिकल्स को आगे लेकर के आता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यही जहाँ खत्म होते हैं वहां रहता है लेकिन एजेस्ट्रोन कुछ इसके साथ आ जाता है जिससे इनका मैच्योरेशन आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो ये था साइकिल। अब इसके कुछ डेज है जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी प्रोसेस कब होती है। तो देखिए सबसे पहले 1 या 2 दिन की बात होती है जब ये फॉलिकल्स क्या आते हैं आगे की तरफ आते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया, आपको याद होगा, थोड़ा याद करिए कि जब यूट्राइन साइकिल हमने पढ़ा था उस यूट्राइन साइकिल में आप लोगों ने देखा था कि जब मैस्चुरेशन फेज थी उस टाइम क्या हो रही थी बेसल लेयर शेडिंग ऑफ यानी कि टूट रही थी। पोस्ट मैस्चुरेशन फेज यानी कि 1 या 2 दिन की बात थी उस टाइम ना तो वो लेयर बनती है ना ही वो टूटती है। उसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पे 1 से 2 दिन के फॉलिकल्स आगे की तरफ आते हैं बट इसके अंदर अभी वर्क करना है। जो इसके अंदर हार्मोन है एजेस्ट्रोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उन्होंने अपना वर्क करना स्टार्ट नहीं किया, सभी भी फॉलिकल्स को मैच्योर करती है। जैसे ही इसके अंदर एस्ट्रोजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो एस्ट्रोजन के साथ यूट्रस की जो बेसल लेयर है वो भी क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, बढ़नी या उसकी थिकनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये 1 से 2 दिन था, उसके बाद है 5वां दिन यानी कि 5 से 6 दिन होते हैं या 5वां दिन आप ले सकते हो जिस टाइम एस्ट्रोजन की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और जब बढ़ती है तो 6 से 8वें दिन ये 5वें दिन में क्या हुआ था, एस्ट्रोजन की अमाउंट ज्यादा बढ़ी थी। उसके बाद 6 से 18वां दिन जैसे हम लेते हैं तो 6 दिन के बाद एस्ट्रोजन की अमाउंट और ज्यादा बढ़ती है जो उसकी मेंटेनिटी को और ज्यादा बनाती है, साथ ही साथ फॉलिकल्स का डेवलप करती रहती है। उसके बाद 8वां दिन 6 से 8वां दिन आता है जब वो FSH को रोक देती है, LH आता है। देन उसके बाद 12वां दिन आता है 12 से 13 जब LH की अमाउंट क्या होती है ज्यादा हो जाती है और वो एक ग्राफिन फॉलिकल का रूप ले लेता है और उधर उसका एस्ट्रोजन जो बढ़ा हुआ था वो यूट्रस की जो बेसल लेयर है उसे मेंटेन करके रखता है। 14वें दिन क्या होता है, 14 से 18वां दिन होता है जो ओवुलेशन डे के नाम से हम उसे लेते हैं। वो ओवुलेशन डे बोला जाता है जब उस ओवम का ओवुलेशन हो जाता है, मींस ओवम रिलीज हो जाता है, 2 डिग्री फॉलिकल या oocyte रिलीज होता है। उसके बाद बचा हुआ पार्ट कार्पस ल्यूटियम के नाम से जाना जाता है। तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये 21 से 22वां दिन होता है जब कार्पस ल्यूटियम रह जाता है और मतलब 18 दिन तक ये बना। उसके बाद 20 से 21वें दिन तक इसके जो प्रोजेस्टेरोन इनहिबिन रिलैक्सिन हार्मोन है ये बढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे बढ़ने के बाद इसका साइज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी 21 से 22वें दिन तक चलती रहती है प्रोसेस, 25 डेज तक। और जैसे जैसे ये चलती है उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जाने के बाद 25 के दिन के बाद 26 से 28 दिन के अंदर ये जो फॉलिकल कवच था ग्राफिन फॉलिकल का जिसे हमने कार्पस ल्यूटियम बोला था वो छोटा रह जाता है। छोटा होने के बाद हम उसे कार्पस एल्बिकन्स का नाम देते हैं। कार्पस एल्बिकन्स का जब नाम देते हैं ये छोटा होता है तो इसके हार्मोन्स भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं।
और इनहिबिन भी रुक जाता है और यहाँ से एफएसएच को स्टॉप कर देता है, और स्टॉप क्या उसको रोकना बंद कर देता है और एफएसएच इधर आना स्टार्ट होता है। इतने में ये बिल्कुल नष्ट हो जाता है। नष्ट होते ही रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स कर देता है सबको, और मैस्टुरेशन यानी कि कोई भी हार्मोन नहीं रहता, तो क्या है वो जो अपने यूट्रस के अंदर जो लेयर बनी थी उसकी शेडिंग ऑफ होनी स्टार्ट हो जाती है, मींस ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। 28 से 35 दिन के बाद फिर से वापस पोस्ट मैस्टुरेशन फेज स्टार्ट होती है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है और इस तरह से प्रोसेस चलती है। तो देखिए थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम इस चीज को, मैं वापस से बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि हम मैस्टुरेशन साइकिल में क्या कर रहे हैं, ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में एवरी मंथ ओवेरी के अंदर होने वाले चेंजेस को हम ओवेरियन साइकिल बोलते हैं। तो देखिए कि बच्ची जो फीमेल बच्ची या फीमेल बेबी अभी मदर के बोम के अंदर होती है, तो स्टार्टिंग में जो ये फॉलिकल्स होते हैं बोम में 50 से 70 लाख होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वो फॉलिकल्स डिक्रीज होते रहते हैं। जब बर्थ होता है तो वो 20 लाख तक रह जाते हैं, जब प्यूबर्टी आती है तो वो 4 लाख तक रह जाते हैं, 20 ईयर की होती है या 20 ईयर की होती है तो वो 2 लाख तक रह जाते हैं, 35 ईयर की होती है तो वो 1 लाख तक रह जाते हैं, 40 ईयर की होती है तो वो 20,000 के रह जाते हैं, 60 ईयर में कोई वन रह जाता है। मीन्स ये फॉलिकल्स ही है, जब यहाँ ओवुलेशन होगा तभी उधर से प्रेगनेंसी कंसीव की जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, मैं वापस से बता रही हूँ और इसे लिखने की इसको मैं बता दूंगी कि क्या क्या लिखा है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा उससे पहले थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग में होते हैं फॉलिकल्स, यानी कि फ्री फॉलिकल्स पड़े रहते हैं यहाँ पे। जैसे ही फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आती है तो हाइपोथैलेमस को क्या जाता है, एक मैसेज जाता है कि फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आ गई। जैसे ही हाइपोथैलेमस के अंदर ये मैसेज गया तो उसने GnRH हार्मोन क्या किया, रिलीज किया। उसका नाम क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गई। देखो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गई। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर काफी सेल्स पाई जाती हैं जो अलग अलग हार्मोन्स को सेक्रीट करती हैं और कंट्रोल करती हैं। बट इसमें जो गोनाडोट्रोपिन सेल्स होती हैं वो क्या करती है, FSH और LH को सिक्रीट करती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जब गोनाडोट्रोपिन के पास ये मैसेज किया गया तो उसने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज किया। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स वो जो 4 लाख बचे हुए फॉलिकल्स थे उनके पास गया। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वहां गया तो उसने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया। तो उसके बाद 1 से 2 दिन बाद क्या हुआ, वो फॉलिकल्स थे 5 से 30 फॉलिकल एवरी मंथ आगे की तरफ आते हैं। तो 5 से 30 फॉलिकल आगे आए, उसमें से कुछ फॉलिकल्स तो नष्ट हो गए, लेकिन कुछ फॉलिकल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट ज्यादा होने के कारण वो मैच्योर होते रहे। और 6 से 8वां दिन ऐसा था जब एस्ट्रोजन और ज्यादा बढ़ गया। और ये एस्ट्रोजन, ये देखिए एस्ट्रोजन 5 से 30 फॉलिकल आगे आते हैं जिसके अंदर एस्ट्रोजन होता है। और एस्ट्रोजन फिर 6 से 8 दिन मोर FSH, यानी कि 6 से 8वें दिन ज्यादा FSH हो जाता है, साथ ही साथ एस्ट्रोजन भी। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा हो गया तो इसके पास गोनाडोट्रोपिन के पास वापस से एस्ट्रोजन ने नेगेटिव फीडबैक दे के मैसेज भेजा कि क्या है, FSH क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ज्यादा हो गया है। ये देखो एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक। देन इसने जब नेगेटिव फीडबैक दी तो क्या हुआ, गोनाडोट्रोपिन ने FSH को स्टॉप कर दिया। देन क्या हुआ, FSH स्टॉप। FSH जब स्टॉप हुआ 6 से 8वें दिन के बाद उसका जो साइज में था क्या हुआ, एस्ट्रोजन की अमाउंट बढ़ी। एस्ट्रोजन ने क्या किया, LH। जब FSH स्टॉप हुआ तो गोनाडोट्रोपिन ने किसको भेजा था, LH को, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया तो ये जो साइज था एक फॉलिकल्स का, उसका साइज मैच्योर हुआ और बड़ा बना। जैसे ही वो बड़ा बना उसको हमने नाम दे दिया 2 डिग्री फॉलिकल, और क्या नाम दिया, साथ ही साथ हमने ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का जैसे उसको हमने नाम दिया वो बड़ा हुआ। वो दिन था 12 से 13वां दिन। 12वें से 13वें दिन के बाद क्या हुआ, ल्यूटिनाइजिंग एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करवाता है,
ओवुलेशन करवाने में हेल्प करता है। जैसे ही 14वां दिन आता है ओवुलेशन हो जाता है, मतलब 2 डिग्री oocyte या 2 डिग्री फॉलिकल्स वो क्या है रिलीज होता है या ओवम रिलीज होता है, कहाँ जाता है फ्लोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। फ्लोपियन ट्यूब में जाने के बाद पीछे बचा जो रह जाता है कवच, उसको हमने नाम दिया कार्पस ल्यूटियम। येलो कलर का ये होता है, येलो कलर का दिखाई देता है, जिसे हमने नाम क्या दिया था कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम में से मैक्सिमम अमाउंट के अंदर 4 हार्मोन निकलते हैं। वो 4 हार्मोन कौन से हैं? प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन, रिलैक्सिन और एस्ट्रोजन। इनका वर्क देखिए क्या होता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या करती हैं? यूट्रस की जो बेसल लेयर थी उसको मेंटेन करे रखती है। उसके बाद क्या था? रिमेनिंग पार्ट ऑफ कार्पस ल्यूटियम, जो रिमेनिंग पार्ट जो यानी कि बचा था वही बोल रहा है कि उसे हमने कार्पस ल्यूटियम का नाम दिया था, जिसमें से 4 हार्मोन निकले थे। देन ओवम इन फॉलिकल ट्यूब में जाए जा रहा है, यानी कि जो यहाँ से ओवम था वो आगे की तरफ जाए जा रहा है। और ये कार्पस जो ल्यूटियम बना था 21 से 22वें दिन तक बन जाता है, जब इसके हार्मोन्स की ज्यादा होते हैं, अमाउंट ज्यादा होती है। जैसे जैसे आगे की तरफ जाता है तो क्या होता है कि जो ये कार्पस एल्बिकन्स है ये इसकी अमाउंट छोटी होती है, लेकिन इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होने के कारण मैंने आपको बताया था कि वहां पे क्या होता रहता है, एक म्यूकस सेक्रीशन होता रहता है। लेकिन मेंटेनिटी तो बन चुकी है, अब उसने उसको तो नहीं बढ़ाना, लेकिन जो म्यूकस सेक्रीशन था वो होता रहता है, व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता रहता है। ये दिन क्या आ जाता है, उसके बाद क्या होता है कि जो इनहिबिन हार्मोन, आपको मैंने पहले भी बताया कि इनहिबिन क्या वर्क करता है, जा करके वहां पे स्टॉप करता है किसको? एफएसएच को, क्योंकि एलएच कम हुआ तो उसने तो एफएसएच भेजना था, लेकिन एफएसएच को भी कम करने के लिए इनहिबिन ही वर्क करता है। जैसे जैसे इसका साइज डिक्रीज हुआ तो हार्मोन्स क्या है डिक्रीज होने स्टार्ट हुए, साथ ही इनहिबिन भी डिक्रीज हुआ। इनहिबिन डिक्रीज हुआ तो रिलैक्सिन हार्मोन आया। रिलैक्सिन हार्मोन ने क्या किया कि इधर सेल्स को भी रिलैक्स किया, इधर कार्पस एल्बिकल्स को छोटा करने के बाद उसे नष्ट कर दिया, यानी कि 26 से 28 डे पे। जैसे ही वो नष्ट हुआ उधर से जो मेंटेन हुई थी बेसल लेयर वो टूटनी स्टार्ट। हम लोगों ने यही साइकिल पढ़ा था कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले जो फीमेल बर्थ बेबी होती है, यानी कि अभी बॉम्ब के अंदर ही होती है बेबी, उसके अंदर कितने फॉलिकल्स होते हैं? 50 से 60 लाख। 50 से 60 लाख होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। बर्थ टाइम 20 लाख, एट पिट्यूटरी 4 लाख, और 20 ईयर तक 2 लाख तक रह जाते हैं, 35 ईयर तक 1 लाख, 40 ईयर तक 20,000 एंड 60 ईयर एनीवन, यानी कोई वन रह जाता है। तो देखिए थोड़ी सी प्रोसेस को जल्दी से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें क्या होता है कि ये जो फॉलिकल्स होते हैं तो जैसे ही मैच्योर होती है फीमेल, यानी कि ये कितने रह जाते हैं? 4 लाख। तो हाइपोथैलेमस के पास एक संदेश जाता है कि फीमेल क्या है मैच्योर हो चुकी है। वैसे ही जीएनआरएच वहां से वो रिलीज करेगा, जो कहाँ जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाने के बाद क्या होता है कि एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि उसमें एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर मैंने बताया था यहाँ पे कौन सी सेल होती है? गोनाडोट्रोपिन सेल्स। वो क्या करती है कि यहाँ से एफएसएच को रिलीज करती है। एफएसएच को रिलीज करने के बाद ये यहाँ से 5 से 30 फॉलिकल्स एवरी मंथ आगे की तरफ आते हैं। वो दिन होता है 1 से 2, यानी कि ना तो वो लेयर बनती है, ना उसमें से कोई हार्मोन अभी रिलीज होकर उस लेयर को बनाना शुरू करता है। लेकिन इसमें एफएसएच और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं जो इसको मैच्योर करते हैं। 5वें दिन क्या होता है कि फॉलिकल के अंदर एफएसएच हार्मोन जो होता है उसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है, और एस्ट्रोजन क्या करता है? एफएसएच को फिर नेगेटिव फीडबैक देता है कि हाँ एफएसएच ज्यादा हो गया है, तो एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक दे करके एफएसएच को बंद करता है। लेकिन मैंने बताया था गोनाडोट्रोपिन के पास 2 हार्मोन होते हैं, एफएसएच एंड एलएच। तो जैसे ही एफएसएच बंद होगा तो वो एलएच को भेजेगी, तो यहाँ से एलएच आता है और एस्ट्रोजन आना स्टार्ट हो जाता है। ये दिन आगे जैसे बढ़ता है, ये 6 डे होता है, 6 से 8 डेज, ये होता है 10 से 11वें दिन। तो जैसे ही आगे की तरफ आता है तो इसमें एक बड़ा फॉलिकल बनता है जिसे हम ग्राफियल फॉलिकल या 2 डिग्री फॉलिकल का नाम देते हैं। ये जो 2 डिग्री फॉलिकल्स होता है तो ये 10 से 11 दिन के अंदर बन जाता है, और मोर एलएच आता है तो ये 13वां दिन होता है जो बहुत ज्यादा एलएच आ जाता है, और एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन आपको पता है क्या वर्क करता रहता है? उधर यूट्रस के
की जो लेयर्स है उसको मेंटेन करे रखता है, यानी कि उसकी जो ग्रोथ है वो करवाता रहता है। जैसे ही LH की अमाउंट ज़्यादा होती है तो वो 14 से 18वां दिन यानी कि इन दिनों के अंदर वो ओवुलेशन करवाता है, यानी कि ये ओवम निकल करके कहाँ जाता है, फॉलिकल ट्यूब के अंदर, फलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, जिसे हम 2 डिग्री फॉलिकल या 2 डिग्री oocyte या हम उसे ओवम का नाम देते हैं। बचा हुआ कवच क्या रह जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, इस ग्राफियन फॉलिकल में से 4 हार्मोन निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन और रिलैक्सिन। ये चारों हार्मोन्स के अपने अपने वर्क होते हैं। जैसे ही LH आगे इधर जा करके क्या होता है कि बंद होता है, तो यहाँ पे इनहिबिन हार्मोन आता है जो LH को तो बंद कर देता है, लेकिन साथ ही क्या करता है, वो LH को बंद करने के साथ ही एक काम और करता है कि जब यहाँ से प्रोजेस्टेरोन जाना स्टार्ट होता है तो वो उसकी मेंटेनिटी को, यानी कि एस्ट्रोजन भी बंद हो गया था जब यहाँ ओवुलेशन हो गया, तो यहाँ भी उसकी मेंटेनिटी ग्रोथ थी वो 10 mm तक पहुंच गई है। पहले वाले यूट्राइन साइकिल में पढ़ चुके हो कि 18 दिन तक बढ़ जाती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करता है कि यहाँ से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इसको मेंटेन करते रहते हैं, लेकिन यहाँ से इनहिबिन हार्मोन LH को तो बंद किया ही किया है, साथ में FSH को भी नेगेटिव फीडबैक दे करके वापस बंद करता है। अब इसको FSH को क्यों बंद करता है, क्योंकि जब यहाँ से LH बंद हुआ था तो यहाँ से LH बंद हुआ तो FSH आना स्टार्ट करता है, लेकिन FSH को रोकने के लिए इनहिबिन FSH को भी बंद कर देता है। जैसे जैसे इसका साइज छोटा होता रहता है, इसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कारण इसकी ग्रोथ तो मेंटेन रहती है और एक सेक्रेटरी फेज चलती रहती है, मींस इसमें से व्हाइट कलर का म्यूकस सेक्रेशन आता रहता है और इसका साइज छोटा होने के साथ साथ ये बिल्कुल छोटा होता है, तो जिसे हम कार्पस एल्बिकन्स बोलते हैं। कार्पस एल्बिकन्स, ये कार्पस एल्बिकन्स क्या करता है कि इसमें से जो हॉर्मोन्स आ रहे थे इनहिबिन, रिलैक्सिन, उनकी भी अमाउंट क्या करता है, कम करता है। इनहिबिन जैसे ही कम होगा तो क्या यहाँ पे संकेत जाएगा इनहिबिन कम हो रहा है तो FSH आना स्टार्ट करता है, लेकिन यहाँ से जो हार्मोन और निकल रहा था रिलैक्सिन, वो इसको रिलैक्स करके रखता है कि अभी कोई हार्मोन नहीं भेजना है। धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। ये दिन था 21 से 22वां, ये जब बिल्कुल छोटा हुआ ये था 25 से 26वां दिन और 28वें दिन तक जाकर के ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। 28 से 35 दिन जब ये भी रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सब हार्मोन डिक्रीज चले जाते हैं तो ये शेडिंग ऑफ यानी कि बेसल लेयर टूटना स्टार्ट कर देती है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको दोनों को कंपेयर करके आपस में पढ़ा रही हूँ, समझा देती हूँ कि प्रोसेस कैसे चलती है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यूट्रस इस तरह से कुछ ओवेरी बनाते हैं बाहर। यहाँ पे क्या है, लेयर मैंने बताया कि फीमेल जब वोम के अंदर होती है उसमें फॉलिकल्स रहते हैं, उसके बाद डिक्रीज हो जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे पिट्यूटरी जाती है तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, GnRH। GnRH क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी कि FSH को भेजेगी। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे भेजते हैं तो एवरी मंथ 5 से 30 फॉलिकल्स आगे की तरफ आते हैं, वो एक से दूसरा दिन होता है। तो यहाँ पे FSH और एस्ट्रोजन की अमाउंट होती है, FSH एंड एस्ट्रोजन। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है तो 5वां दिन आता है। 5वें दिन क्या होता है कि इसमें से 2 या 5 फॉलिकल्स रह जाते हैं, बाकी नष्ट होते हैं और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसमें रहता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, एक से दूसरा दिन वो दिन होता है जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा रहता है और एस्ट्रोजन कम रहता है। तो यहाँ पे ना तो ये लेयर बनती है ना ही टूटती है। लेकिन 5वां दिन आ जाता है, जैसे जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है तो इसकी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ने लगती है बेसल लेयर की। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आने के बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो एस्ट्रोजन क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक देते ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बंद हो जाता है और कौन सा आना स्टार्ट हो जाता है, LH। तो ये दिन था जब बंद किया था, तो 7वां से 8वां दिन हो सकता है, 5 से 6 दिन। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जब LH यहाँ आगे की तरफ होता है तो ये एक इसको फुल मैच्योर करके बिग साइज बना देता है, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल का नाम भी देते हैं। साथ ही 2 डिग्री फॉलिकल भी कहते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन और LH ही रह जाता है। एस्ट्रोजेस्टेरोन इसको बड़ा कर देते हैं, यानी कि 12वां दिन तक आ जाता है। ये
12वें दिन बहुत ही ज्यादा इसका रह जाता है, 12 से 13 दिन LH बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। और 14 से 18 दिन वो दिन आता है जब ओवुलेशन हो जाता है, ओवम आगे की तरफ जाता है, उधर से 14 से 18 दिन में इसकी मेंटेनिटी है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी कि ये पूरी तरह से बन चुकी होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो पीछे कवच रह गया था, इस कवच को हमने नाम दिया था कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। ये येलो कलर में से 4 हार्मोन निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन, इन्हिबिन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन रेजिस्टेरोन क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मेंटेन करके रखते हैं और यहाँ से एक व्हाइट कलर का सिक्रेशन होता रहता है, व्हाइट कलर डिस्चार्ज होता है, जिसे हम सिक्रेटरी फेज के अंदर लेते हैं। ये दिन होता है 21 से 22वां दिन। इसके बाद इसका साइज और छोटा होता है, कार्पस एल्बिकस, जिसमें से क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि इनहिबिन और रिलैक्सिन हार्मोन भी निकलते हैं, लेकिन 21 से 22वें दिन जो इनहिबिन हार्मोन होता है वो क्या करता है कि जब LH तो बंद हो जाता है ना 18वें दिन तक, तो वो LH की बजाय गोनाडोट्रोपिन फिर FSH को भेजती है, लेकिन FSH भी ना आए इसलिए वो क्या करता है, इसको FSH को नेगेटिव फीड देके रोक के रखता है कि FSH भी नहीं आना चाहिए अभी, तो उसको रोक के रखता है। तो इसी तरह से इनका वर्क चलता है। धीरे धीरे ये कम, जैसे जैसे आगे होता है इसका साइज छोटा होता है, तो सारे हार्मोन से वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरोन रेजिस्टेरोन के कारण इसकी मेंटेनिटी बनी रहती है। इनहिबिन जैसे ही कम होता है तो यहाँ से उसका जो स्टॉप किया हुआ था FSH को, वो भी उसका रोकना कम कर देता है। साथ ही क्या होता है, FSH ना आए इसके लिए फिर रिलैक्सिन हार्मोन आगे आता है कि LH और FSH को रिलैक्स करके रखता है, और ये 28वें दिन तक जाते जाते बिल्कुल नष्ट हो जाता है। 28 से 35वां दिन वो दिन होते हैं जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, जिसमें ये ना कोई हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन, रिलैक्सिन, और उस टाइम डिक्रीज अमाउंट में चले जाते हैं बिल्कुल, और इसकी जो बेसल लेयर थी इसकी शेडिंग होने स्टार्ट होती है एंड ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। उसी तरह क्या होता है कि जो 14 से जो 18वां दिन था ये मेन दिन होता है। इसमें क्या होता है कि ओवुलेशन डे के नाम से हम इसे दिन देते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या होता है, ओवम रिलीज होता है। मीन्स 14 से 18वां दिन ही वही दिन होता है कि जब फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव कर पाती है। मीन्स अगर मान लो इधर फीमेल ने 14 से 18 दिन के अंदर इंटरकोर्स रिलेशन बनाया है, तो उस टाइम यहाँ पे स्पर्म जा करके एम्पुला में उसे फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो ये इसे हम ओवुलेशन डे के नाम से जाना जाता है। अब आप लोगों को इतना समझ आया होगा, सिर्फ थोड़ी सी बात और समझना कि किसी फीमेल का ओवुलेशन डे कैसे निकालते हैं। तो अगर किसी फीमेल में साइकिल 28 दिन का है, उसमें से आप 14 माइनस करते हो तो वो 14 आता है। मीन्स किसी फीमेल को एवरी मंथ 28-29 तारीख को क्या है, पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है या मेंस्ट्रुएशन आता है, तो आप उसमें से 14 दिन को माइनस करेंगे तो वो 14 डेट आएगी। उसी 14 डेट को क्या है, 14 से 18 तक के बीच का जो दिन या डेट है उसे हम क्या करेंगे, ओवुलेशन डे मानते हैं। मीन्स इस टाइम अगर फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहे तो वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। 100%, 99% चांसेस यही रहते हैं। अब किसी फीमेल का जो साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो 35 दिन है, तो आप उसमें से 14 दिन माइनस करेंगे तो कितना आता है कि उसका जो ओवुलेशन डे है वो 21वें दिन होगा। यानी कि 21 से 25-26 दिनों तक जो दिन होते हैं उसका ओवुलेशन टाइम होता है। उस टाइम अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहे तो कर सकती है। मीन्स जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है उससे 14 दिन पहले ही हर फीमेल के अंदर ओवुलेशन हो जाता है। तो बट ये ध्यान में रखा जाता है जिसके रेगुलर टाइम पे टाइम पीरियड आ रहा है, मीन्स 28 है तो 28 डे। ओके, थैंक यू। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।